तो बच्चों देखो, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी में हमने एक चैप्टर तो पढ़ लिया है कि ठीक है ना, माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर, यूकेरियोट प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर, उनकी कोशिकाओं के बीच में डिफरेंस, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। माइक्रोबायोलॉजी की थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास। तो देखो, सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास जो है वो शुरू होता है, एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसको आप लिख सकते हो, ऐसे पढ़ने में परेशानी आए तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये वास्तव में वैज्ञानिक नहीं थे, ये क्या थे, एक सौदागर थे, व्यापारी थे, जो कि जहाज लेकर के अपने व्यापार करते हुए घूमते थे, और मुख्यतः कपड़ों के और रेशों का व्यापार, ये फाइबर्स का जो व्यापार है ये वे करते थे। ठीक है ना। ये जो वैज्ञानिक थे, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। अब माइक्रोस्कोप को यानी सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने माइक्रोब्स की हिस्ट्री जो है वो यहाँ से शुरू हो गई। इनसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी, सूक्ष्मदर्शी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो लोगों को ऐसे जीवाणुओं के, ऐसे जीवों के बारे में भी जानकारी नहीं थी जो नग्न आँखों से, खुली आँखों से नहीं देखे जा सकते थे। लोगों को पता नहीं था कि इस प्रकार के भी जीव होते हैं। लेकिन सबसे पहले जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ इनके द्वारा, तो इन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद इन्होंने खुद ने अपने ही सूक्ष्मदर्शी से, जो मुख्यतः ये क्या करते थे, फाइबर्स का, रेशों का अध्ययन अपने सूक्ष्मदर्शी से किया करते थे, सिलाइयों का। लेकिन अपने सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने और भी अनेक चीज़ों को देखा, जैसे पानी के अंदर, समुद्री पानी में, लकड़ी की छाल में, ब्लड में, रक्त में। ठीक है, ब्लड के अंदर इन्होंने रक्त में देखा। इसके अलावा इन्होंने शुक्राणु को यानी कि सीमन को देखा। इसको हम लिख सकते हैं वीर्य का इन्होंने अध्ययन किया। तो इस और भी अनेक पत्तियों का, पादपों की पत्तियों का, ठीक है ना, गोबर का, अनेक चीज़ों का इनने अपने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। तो इनको सूक्ष्मदर्शी में क्या है कि बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दिए, जो कोशिकाओं की जैसी संरचना के। और इन्होंने देखा कि जो पार्टिकल, जो कण थे, ये छोटे जो जीव जैसी संरचनाएं थी, ये लगातार वृद्धि करती थी और गति करती थी। ये क्या है, वृद्धियाँ करती रहती थी और गति करती रहती थी। तो चूंकि इन्होंने देखा कि ये सभी जीव जो हैं, ये जीव हैं, वृद्धि कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 इनकी संख्या बढ़ रही है, और ये गति भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने इन्हें नाम दिया एनिमलक्यूल। इन्होंने इनको नाम दिया क्या, एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल यानी कि जंतुओं जैसे, यानी कि जंतुओं जैसे। जंतुओं जैसे यानी एनिमलक्यूल नाम इन्होंने इनको दिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ये कांच को घिस घिस के सूक्ष्मदर्शी बनाया करते थे, उनसे लेंस बनाया करते थे। फिर उन लेंस को जोड़ जाड़ के इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया। सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, फिर धीरे धीरे अपने माइक्रोस्कोप में सुधार करते हुए इन्होंने और कई माइक्रोस्कोप बनाए। इनके द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की जो मैग्नीफाइंग पावर थी, यानी कि जो बड़ा करने की जो क्षमता होती है, जिसे
आवर्धन क्षमता कहते हैं। वो आवर्धन क्षमता 200 से 300 गुना तक थी, यानी किसी भी वस्तु को 200 से 300 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता था। उस सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने अनेकों प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे नदी का पानी, समुद्र का पानी, यहाँ तक कि मुँह की लार, सिरका, ठीक है ना। अनेकों प्रकार के इन्होंने वस्तुओं का अध्ययन किया और उसमें इन्हें छोटे छोटे जीव तैरते हुए नजर आए जो कि गति करते थे और वृद्धि करते थे। तो उन्होंने इनको नाम दिया क्या, एनिमल क्यूल, यानी कि जंतुओं के जैसे, ठीक है। तो इन्होंने न केवल उनको देखा, नाम दिया, बल्कि इन्होंने उन जीवों की संरचनाओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने उनकी संरचनाओं के बारे में भी बताया कि ये जीव किस तरह के दिखते हैं, इनकी संरचना कैसी है, और ये लगातार इस बारे में अपने अध्ययन या शोध पत्र लिख लिख करके, अपने प्रेक्षणों के आधार पर लिख लिख करके ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में, लंदन में भेजा करते थे। कहाँ भेजा करते थे? प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन में ये भेजा करते थे। तो वहाँ से सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी हुई उसके बारे में सबसे पहले पता चला कि लियोनहॉक ने सबसे पहले प्रकृति में अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने बताया कि नेचर के अंदर बहुत से टाइप के माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ऐसे जीव प्रेजेंट हैं, ऐसे जीव उपस्थित हैं जो कि नग्न आँखों से, नेकेड आई से या खुली आँखों से नहीं देखे जा सकते, और उन्होंने उनकी संरचनाओं के बारे में भी बताया। तो लियोनहॉक को सबसे पहले फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लियोनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी भी कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआ के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी लियोनहॉक को कहा जाता है। इसके बाद क्या है, जब माइक्रोब्स के बारे में यानी कि पता चला कि जो जीव हैं वो होते हैं, तो इन जीवों के बारे में अनेकों प्रकार के सिद्धांत आने शुरू हो गए, अनेकों प्रकार के विवाद इसमें शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो जीव हैं ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं, इनको पैदा करने के लिए कोई अलग से कुछ पहले से जीव उपस्थित नहीं होते, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे जीव समुद्र के पानी में या गोबर में या कचरे के ढेर में अपने आप, मिट्टी के अंदर भी अपने आप होते थे। तो उस समय वैज्ञानिकों को ये तो पता नहीं था कि ये पहले से उपस्थित जीवों में वृद्धि से या जनन से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, वो सोचते थे कि मिट्टी में पहले से कौन सा ऐसा जीव है जिसने इनको उत्पन्न किया। तो ये माना गया कि ये जीव स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये नेचुरली मिलते थे। तो वहाँ पे जब इनका अध्ययन हुआ, इनके प्राप्त हुए, तो वैज्ञानिकों ने माना कि ये जीव जो हैं ये निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। यह थ्योरी कहलाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। सबसे पहले थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस। ये थ्योरी क्या कहती थी? इस थ्योरी के मानने वाले लोग क्या कहते थे कि सूक्ष्म जीव निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि माइक्रोब्स अराइज
spontaneously from non-living matter. Microbes arise spontaneously from non-living matter. कुछ समय बाद श्लाइडन और शेवान की सेल थ्योरी आई, तो वो लोग उन्होंने कहा कि जो सेल्स होते हैं, जो नई कोशिकाएं होती हैं, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से अराइज होती हैं। ये बात हमने सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ ली है। तो उस थ्योरी के बेसिस पर एक नई थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसको हम पहले हिंदी में लिख दें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अजीवात जनन या स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत। ये तो होगा स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत, और एबायोजेनेसिस यानी कि अजीवात जनन। एबायोजेनेसिस का मतलब है अजीवात जनन। कुछ समय बाद एक दूसरी थ्योरी आई जिसे कहा गया जीवात जनन यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी क्या कहती है कि सभी माइक्रोब्स अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जितने भी जो जीव हैं वो जीव अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। अपने जनकों से उत्पन्न होते हैं। माता पिता तो गलत है, क्योंकि माता पिता तो होते ही नहीं इनके, लेकिन एक कोशिका बट के दो टुकड़ों में टूट जाती है, एक कोशिका का डिवीजन हो जाता है, टूट जाती है, फिशन हो जाता है, तो दो टुकड़ों में विखंडित हो जाती है, ठीक है ना। तो माता पिता तो होने का मतलब ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता ही नहीं। कुछ में होता है लेकिन मुख्यतः इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये जीव अपने जनकों से उत्पन्न होते हैं, अपन ये लिखेंगे, ठीक है, जनकों से उत्पन्न होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो माता पिता से, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो एक ही कोशिका जो इसकी जनक कोशिका है से उत्पन्न होते हैं। ये जीव अपने जनकों से उत्पन्न होते हैं। इसको माना गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की डिस्कवरी, खोज। बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट कॉच को और पास्चर को। रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर। रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया।
डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर को, दोनों को जाता है। इन दोनों ने क्या किया, एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया की खोज की थी, अलग अलग काम करके एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया इन्होंने क्या है, डिस्कवर किया था। एंथ्रेक्स एक प्रकार का रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो है ये एक प्रकार की डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से भेड़ और दुधारू पशुओं की खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। इन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, ये भेड़ और दुधारू पशु जो होते हैं उनकी खोपड़ी के अंदर, स्कल में ये मिलता है। इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया की खोज की और उसके बाद इन जानवरों को मार के उनके स्कल से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, उस बैक्टीरिया को प्राप्त किया, और इस बैक्टीरिया को, जीवाणु को उन्होंने चूहों के अंदर डाला, चूहों में संरोपित किया, यानी कि चूहों को इससे इन्फेक्टेड कर दिया। चूहों के अंदर भी क्या हुआ, ये बीमारी हो गई, तो चूहों से फिर से एंथ्रेक्स बैक्टीरियम उनको प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो कोच पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था, ये सिद्ध किया था कि विशिष्ट रोग का कारण एक विशिष्ट जीवाणु या विशिष्ट सूक्ष्म जीव होता है। रॉबर्ट कोच थे, ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि विशिष्ट रोग का कारण एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव होता है। एक विशिष्ट रोग का कारण एक विशिष्ट सूक्ष्मजीव होता है। इन्होंने, रॉबर्ट कॉच ने कॉच थ्योरी या कॉच पोस्टुलेट भी दिया था। कॉच पोस्टुलेट, इन्होंने बैक्टीरियाओं के बारे में या माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन सिद्धांत को आज हम कॉच पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं, या कॉच की अभिधारणा। आज हम उन्हें कॉच की अभिधारणा के नाम से जानते हैं। देखो हम देखते हैं क्या किया कॉच ने, कॉच की अभिधारणा। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब भी देखो किसी बैक्टीरिया का या किसी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना होता है तो हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन साधारण तरीके से नहीं कर सकते। हम उसे देख तो सकते ही नहीं, पहले तो बड़ी मुश्किल से हम उसे ढूंढेंगे, ठीक है ना। उसके सोर्स को ढूंढेंगे, उसके स्रोत को ढूंढेंगे कि इसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है। फिर स्रोत मिलने के बाद हम उस स्रोत में से उस बैक्टीरिया को हमें अलग करना है, हम उसे विलग करना है। उसे क्या करना है, आइसोलेट करना होता है। उसे विलग यानी आइसोलेट करना होता है। तो आइसोलेट करने के लिए, विलग करने के लिए कई प्रकार की तकनीकों का ज्ञान होना ज़रूरी है। पहले ये तकनीकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसके लिए क्या क्या, सबसे पहला इस तकनीक के बारे में जानकारी दी शुद्ध संवर्धन तकनीक, यानी प्योर कल्चर, शुद्ध संवर्धन तकनीक, प्योर कल्चर मेथड। इसमें क्या होता है, प्योर कल्चर मेथड, सबसे पहले तो हम देखो संवर्धन कल्चर का मतलब समझते हैं। संवर्धन कल्चर का मतलब क्या है कि आपने किसी माध्यम के ऊपर एक
कृत्रिम रूप से हमने एक ऐसा माध्यम तैयार कर लिया जिस माध्यम में कोई भी जीव वृद्धि कर सकता है, ठीक है ना। हमने उस कृत्रिम रूप से उस माध्यम को तैयार कर लिया, उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स वगैरह डाल दिए जिसको कोई भी सूक्ष्मजीव भोजन के रूप में इस्तेमाल करके वृद्धि कर सकता है। उस माध्यम के ऊपर उसको हमने कांच की पेट्री डिश के ऊपर, छोटी सी कांच की पेट्री प्लेट होती है इतनी छोटी सी, है ना, गोल, उसके ऊपर हमने क्या है कि उस माध्यम को डाल के बैक्टीरिया की वृद्धि इस माध्यम के ऊपर कराई। तो बैक्टीरिया इस माध्यम के ऊपर उपस्थित जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे। थोड़े समय बाद हमें यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ दिखाई देने लगती हैं। ये तरीका कहलाता है कल्चर यानी कि संवर्धन। ये तरीका कहलाता है कल्चर यानी संवर्धन, यानी कि उनकी वृद्धि कराना हमारी आवश्यकता के अनुसार, उनकी वृद्धि को आसान बना देना, यह तरीका कहलाता है संवर्धन। तो सबसे पहले ये तकनीक जो दी थी वो थी डाइल्यूशन टेक्निक दी थी, जो ब्रीफेल्ट ने दी थी। शुद्ध संवर्धन तकनीक ये एक प्रकार की तकनीक थी। जो डाइल्यूशन टेक्निक थी ये दी थी ब्रीफेल्ट ने, ब्रीफेल्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। लेकिन ये मुश्किल थी और लंबी थी और माथाफोड़ी वाली जो थी, इसे कहते हैं पेन स्टेकिंग थी। माथाफोड़ी यानी पेन स्टेकिंग, शुद्ध लंबी और परेशान करने वाली तकनीक थी, नीरस थी। इसमें क्या किया जाता है, एक बैक्टीरिया, सबसे पहले हम कोई ऐसा माध्यम लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया पहले से उपस्थित, जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया को हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, मिट्टी को लेंगे, मिट्टी का सैंपल लेंगे, उसे थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। फिर उसमें से 1 ml पानी लेके हम 10 ml शुद्ध वाटर के अंदर डालेंगे। फिर उस सेकेंड ट्यूब में से हम, जैसे ये तरीका होता है, सबसे पहले हम 10 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सब में 9 ml पानी डाल देंगे, एक को छोड़ के, ठीक है ना, एक को छोड़ के। इनको नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उल्टा नाम, कैसे भी नाम दे देंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मिट्टी का सैंपल लेंगे, इसमें डिज़ोल्व करेंगे, 1 ml पानी में इसमें डिज़ोल्व कर देंगे मिट्टी का सैंपल। फिर इस 1 ml पानी को लेकर के हम इसमें डाल देंगे, ये 9 + 1 10 ml हो गया, इसको डिज़ोल्व करेंगे, इसमें से 1 ml पानी इसमें डालेंगे, फिर इसमें से इसमें डालेंगे, इसमें से इसमें, इसे बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन, यानी कि हम उसे सीरियली डाइल्यूट करते जा रहे हैं, हम उसे क्या करते हैं, तनुकरण करते जाते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूशन टेक्निक। फिर लास्ट में से हम इसमें से बैक्टीरिया को अलग अलग करेंगे, यानी हमें मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो, बैक्टीरिया वाला सैंपल जो है वो जीवाणु वाला सैंपल डाइल्यूट हो गया, तो उसमें से बैक्टीरिया को अलग करेंगे। लेकिन ये बहुत लंबा और नीरस प्रोसेस था, इसलिए क्या किया, कोच ने कोई ऐसी तकनीक खोजने की कोशिश की जिससे हम आसानी से बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें। इसके लिए कोच ने क्या किया, सबसे पहले जिलेटिन नाम के पदार्थ को आइडेंटिफाई किया। इन्होंने देखा कि जिलेटिन ऐसा पदार्थ है जो कि तरल माध्यम को ठोस करने का काम करता है। साधारणतः जो माध्यम हम बनाते हैं, कोई भी माध्यम हम बनाते हैं, वो माध्यम तरल माध्यम होता है, पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो तरल होता है। लेकिन इन्होंने देखा कि जिलेटिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि इसमें अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो इस माध्यम को ठोस कर देगा। ठोस का मतलब पत्थर जैसा ठोस नहीं, ठोस का मतलब होता है एक लचीला, यानी कि जैसे मोम जम जाता है उस तरह से इस माध्यम को ठोस कर दिया जाता है। जिलेटिन के डालने के बाद माध्यम ठोस हो जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जिलेटिन के बारे में देखा, फिर जिलेटिन को इन्होंने यूज़ किया। धीरे धीरे बाद में रिचर्ड जे पेट्री नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पेट्री डिश बनाई। रिचर्ड जे पेट्री, इन्होंने पेट्री डिश को बनाया। एक कांच की छोटी प्लेट बनाई, गोल प्लेट होती है बिल्कुल, उसके चारों तरफ किनारे होते हैं, जैसे मैंने संरचना बनाई है। इसको नाम दिया, इनके नाम के आधार पर इनको नाम दे दिया गया पेट्री डिश या पेट्री प्लेट। तो पेट्री डिश या पेट्री प्लेट जो थी वो बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए या संवर्धन करने के लिए उपयोग में लाती थी। बाद में धीरे धीरे पेट्री डिश के बाद में जिलेटिन की जगह अगार नाम के पदार्थ का उपयोग होने लगा। अगार भी यही काम करता था, जो जिलेटिन के मुकाबले सस्ता था और आसानी से अवेलेबल था, आसानी से वो अवेलेबल था। एक प्रकार की एल्गी होती है, उससे इसका निर्माण किया जाता है। तो अगार को हम किसी भी प्रकार के तरल माध्यम में अगर डिज़ोल्व कर दें, अगार एक पाउडर की तरह का पदार्थ होता है, अगर हम उसको किसी भी पानी के अंदर या तरल माध्यम में अगर इसको डिज़ोल्व करें तो वो एक बार तो घुल जाएगा। फिर हम उस पानी को बॉईल कर लें, तेज़ उबाल लें। उबालने के बाद जब वो पानी अगर हम ठंडा करेंगे तो वो पानी जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम उस पानी को अगर वापस उबालें तो वो फिर से पिघल जाएगा, फिर ठंडा होने में वापस से वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये अगार की प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी तरल माध्यम को ठोस रूप में परिवर्तित कर देता है। अगार और पेट्री डिश, इन दोनों की खोज के बाद बैक्टीरियाज को कल्चर करना
बैक्टीरियाज का संवर्धन करना आसान होता चला गया। ठीक है ना, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, इनका संवर्धन करना आसान होता चला गया। जब जीवाणुओं के संवर्धन के बारे में पता चल गया तो उनको विलग करना यानी उनको आइसोलेट करना भी ईजी हो गया। आइसोलेट करने का मतलब है कि हम बात करें कि टंकी का पानी है, उस टंकी के पानी में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, उन सबको अलग अलग बैक्टीरिया को आइसोलेट करना, हर प्रकार के बैक्टीरिया को अलग अलग करना, तो वो कहलाता है आइसोलेट करना। मान के चलो एक सैंपल है, उसके अंदर 10 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी है, न्यूमोकोकस भी है, और उसमें कोई कवक यानी पेनिसिलियम नाम की फंगस भी है, उसमें यीस्ट भी है। तो उन सभी माइक्रोब्स को अलग अलग करना, एक दूसरे से अलग अलग करके सेपरेट कल्चर करना, ये क्या कहलाता है? विलग करना या आइसोलेट करना। आइसोलेट करने के लिए क्या है, धीरे धीरे अब स्टडीज ऐसी होती चली गई हैं कि हर प्रकार के बैक्टीरिया के लिए एक अलग से तैयार संवर्धन माध्यम आने लग गया है, जो कि बाज़ार में मिलता है। हम चाहें तो उसको लेबोरेटरी के अंदर भी बना सकते हैं। तो किसी एक खास बैक्टीरिया की अगर हमें सेपरेट करना है तो हम संवर्धन माध्यम बनाते हैं, यानी कि पानी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए स्पेसिफाई हैं, तैयार किए गए हैं। उन केमिकल्स को डिज़ोल्व करते हैं, उस संवर्धन माध्यम के ऊपर हम हमारे सैंपल को बिखेर देते हैं या सैंपल को डाल देते हैं, और कुछ समय बाद हमारी पेट्री डिश के ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये कहलाता है आइसोलेशन। फिर हम उन बैक्टीरियाज के बाद में अध्ययन कर सकते हैं। एक बार आइसोलेशन करने के बाद अब हम जीवाणुओं का या किसी भी अन्य माइक्रोब का अध्ययन कर सकते हैं। उसकी संरचना, किस किस का अध्ययन कर सकते हैं? उसकी संरचना, कार्य यानी कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है ना, वो दिखने में कैसा है, उसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है। इसके अलावा अगर वो बीमारी फैलाने वाला रोगाणुनाशक है तो उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, वो किस प्रकार से बीमारियां फैलाता है, इन सब का अध्ययन करना संभव हो जाता है अगर हम आइसोलेट कर सकें माइक्रोब्स को तो। ठीक है, तो ये हुई बात। अब कुछ बात आती है जैसे रॉबर्ट कॉच के और पोस्टुलेट्स की, कि रॉबर्ट कॉच ने क्या है, कुछ सिद्धांत दिए थे, इन्होंने कुछ अभिधारणाएं दी थी। उन अभिधारणाओं को हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या अभिधारणाएं इन्होंने दी थी। कॉच ने 1880 में अभिधारणाएं प्रस्तावित की सूक्ष्म जीवों को लेकर। में कॉच ने सूक्ष्म जीवों को लेकर के अभिधारणाएं प्रस्तावित की। कॉच ने क्या कहा कि किसी न किसी रोग के लिए कोई सूक्ष्म जीव है, उपस्थित होता है। ठीक है ना, उनके मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहला, प्रत्येक रोग का संबंध एक विशिष्ट रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव से होता है। इनका पहला पॉइंट है। कॉच क्या बोलता है कि प्रत्येक रोग का संबंध एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव होता है, विशिष्ट सूक्ष्म जीव से होता है। ठीक है, यानी कि एवरी डिसीज इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक माइक्रोब। हर डिसीज़, हर रोग किसी न किसी सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये कहलाता है रोगजनक सूक्ष्म जीव। क्या कहलाता है? रोगजनक सूक्ष्म जीव, यानी पैथोजेनिक माइक्रोब। ये कहलाता है पैथोजेनिक माइक्रोब, यानी कि रोगजनक सूक्ष्म जीव। दूसरा इनका सिद्धांत था कि रोगाणु को विलग यानी आइसोलेट किया जा सकता है, आइसोलेट करके उसका संवर्धन यानी कल्चर किया जा सकता है, संवर्धन
यानी कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत, रोगाणु को यानी पैथोजन, ऐसे जीव जो बीमारी फैलाते हैं वो कहलाते हैं रोगाणु या पैथोजन। इनको जब किसी स्वस्थ परपोषी के अंदर होस्ट में इनोकुलेट किया जाए तो परपोषी में भी वही रोग हो जाता है। पैथोजन को स्वस्थ ग्राही में यानी होस्ट में डाला जाए यानी संरोपित किया जाए, डाला जाए यानी संरोपित या इनोकुलेट। ठीक है, यानी किसी स्वस्थ जीव को रोगाणु से बीमार करा दिया जाए। अगर किसी चूहे के अंदर हम रोग का इंजेक्शन लगा दें, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं संरोपित करना यानी इनोकुलेट करना, तो उस जीव में भी वही रोग हो जाता है। तो जीव या ग्राही में वही रोग हो जाता है। ठीक है, ग्राही जो है उसके अंदर भी वही रोग उत्पन्न हो जाता है। और चौथा पॉइंट, इस ग्राही से इस जीव को, इस पैथोजन को फिर से विलग किया जा सकता है। इस रोगी से इस रोगाणु को यानी पैथोजन को फिर से विलग किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके 4 पोस्टुलेट थे। पहला कि प्रत्येक रोग का संबंध एक विशिष्ट सूक्ष्मजीव से होता है, जो सूक्ष्मजीव रोगजनक सूक्ष्मजीव या पैथोजेनिक माइक्रोब कहलाता है। यानी कि हर डिसीज़ जो होती है वो किसी न किसी स्पेसिफिक माइक्रोब से रिलेटेड होती है, जो कि पैथोजेनिक माइक्रोब कहलाता है। दूसरा, इस पैथोजन को यानी जो बीमारी फैलाने वाला जो माइक्रोब है, इसको पैथोजन या रोगाणु बोलते हैं। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, विलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और उसका संवर्धन यानी कि उसका कल्चर प्रयोगशाला के अंदर कर सकते हैं, यानी प्रयोगशाला में उसको वृद्धि करा सकते हैं। तीसरा, ऐसे रोगाणु को अगर किसी स्वस्थ ग्राही में, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो उसमें भी वही रोग हो जाता है। और चौथा पॉइंट है, उस रोगी से अगर हम चाहें तो उस जीव को फिर से पृथक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 4 कॉच के पॉइंट हैं, पोस्टुलेट हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया आगे, बाकी सारा स्टडी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।